हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज इस वीडियो में हम लोग मैथ्स में क्लास 12th का जो हमारा पोर्शन है, कैलकुलस के पोर्शन में एक टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रॉल्स थ्योरम। ठीक है, ये रॉल्स थ्योरम बेसिकली मीन वैल्यूज थ्योरम हमारे होते हैं कुछ मैथ्स में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रॉल्स थ्योरम एंड एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स, ये सारे कुछ थ्योरम्स हैं, उसी का एक पार्ट है हमारा रॉल्स थ्योरम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं रॉल्स थ्योरम को। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर मैं बताऊं तो जेई के लिए अगर आप देखो, जेई मेंस और जेई एडवांस, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एडवांस में यूजुअली हर साल एक क्वेश्चन इससे आता ही है। जेई मेंस में भी फ्रीक्वेंटली, मतलब बोल सकते हो आप कि अल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चंस इस तरीके के इस पर्टिकुलर टॉपिक से रॉल्स थ्योरम से आते हैं। इसका स्टेटमेंट तो देखो बहुत आसान है, बट इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन सकते हैं। मतलब अगर आप देखोगे, कॉन्सेप्चुअल जाओगे, इस टॉपिक का एप्लीकेशन यूज करोगे, तो जेई एडवांस के लेवल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। बट अभी क्या है कि इस ईयर में पर्टिकुलरली 2020 एंड 21 का जो हमारा करंट गोइंग सेशन है, इसमें सीबीएसई ने अपने करिकुलम से इस टॉपिक को हटा दिया है। तो सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक नहीं आने वाला है, बट जो भी लोग जेई मेंस देने वाले हैं, जेई एडवांस देने वाले हैं, वो लोग इस टॉपिक को सही से समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस देखो फिक्स आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ही हम लोगों ने लिखा हुआ है। क्या स्टेटमेंट देखो इसका बोलता है, एफ एक्स इज अ फंक्शन सच दैट, कोई भी एक फंक्शन है नॉर्मल एफ एक्स, ठीक है, उसमें कंडीशंस क्या क्या यूज हो रही है। देखो पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए टू बी में। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ए टू बी इंटरवल है, उस इंटरवल में ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूटी कैसे निकाली ये पता है सभी को। सेकेंड कंडीशन क्या है कि एफ एक्स जो वो डिफरेंशिएबल हो ओपन ए टू बी में। अच्छा, अब बात यह आएगी कि सर यहाँ पे ओपन क्यों लिखा है। तो देखो ओपन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हम लोग को ए के, अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट में या बी के राइट में अगर हम जाएं, तो हम लोग को नहीं पता कि बिहेवियर कैसा है, इसलिए हम लोगों ने ओपन इंटरवल लिया है। क्योंकि क्लोज लेते तो फिर हम लोग को बाकी लेफ्ट राइट में भी चेक करना पड़ता, जहां पे हम लोग को ग्राफ एक्चुअली पता ही नहीं होगा कि क्या है। ठीक है, क्योंकि हम ए टू बी की ही बात कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी हम बात करेंगे ए टू बी ओपन में। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पे और बी पे इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी फंक्शन, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ओपन ए टू बी। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा तीनों सेटिस्फाई होता है किसी फंक्शन एफ एक्स में, तो उस एफ एक्स में ए टू बी जो हम लोगों ने डोमेन लिया है, उस पर्टिकुलर डोमेन में कोई एक ऐसा सी, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश सी जीरो हो, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उस पॉइंट पे तो वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ये है इसका स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट ये है, बट अगर हम लोग ग्राफिकली अगर इस चीज को सोचे, मतलब हम लोग सोचे कि अच्छा ग्राफ इसका कैसे होगा, तो देखो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगों ने इमेजिनेशन कर दिया इस पर्टिकुलर चीज को कि ये बोल क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है, इसका हम जिसको बात करते हैं कि हाँ मतलब इसका पर्पस क्या है, ठीक है, उस चीज को अगर हम समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। ध्यान से समझना इस बात को। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ए एंड एफ बी, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे देखो क्या दिया हुआ है कि इक्वल है, दैट मीन्स की, और उसके बाद क्या डिफरेंशिएशन इसका जीरो है। तो मैं अगर ये बोलूं कि देखो हमारे पास ये ग्राफ है पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास क्या है, ए एंड बी है। ठीक है, ये दो पॉइंट हमारे पास है ए एंड बी। उसके बाद क्या होगा, देखो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है कि इक्वल है। तो हम अगर इसको ऐसे एज्यूम करें कि मान लो कि ये जो एफ ए और एफ बी है, ये क्या है हमारा एक फिजिक्स का अप्रोच। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको फिजिक्स का अप्रोच क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फिजिक्स के अप्रोच से बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। 11th में तुम लोगों ने फिजिक्स में क्या काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा। काइनेमेटिक्स में हम लोग ग्राफ पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी ग्राफ, इस तरीके की चीजें। तो हम क्या बोलते थे कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि ds बाई dt निकाले, तो क्या आता था, वेलोसिटी आती थी। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज इक्वल है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देखो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों पोजीशन पे इक्वल आ रहा है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मान लो तुम लोग अपने घर से स्कूल आए, ठीक है, स्कूल से वापस घर चले गए, तो उस केस में क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम आ गया दोनों जगह का। अब लेकिन अगर ऐसा है
तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं बीच में एक पोजीशन, एक या एक से ज्यादा पोजीशन हो सकता है ऐसी आई होगी जहां पर वेलोसिटी तुम्हारी जीरो रही होगी। ठीक है, मतलब कोई एक पोजीशन ऐसी रही होगी जहां पे वेलोसिटी जीरो रही हो। तो इस चीज को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखो मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास ये पॉइंट ए है और ए बी है। ग्राफ मैंने इस तरीके से प्लॉट इसका करना चाहा कि हमारे पास ए बी दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ए पे मान लेते हैं कुछ इतनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ ए। और गिवन क्या लिखा हुआ है कि एफ ए और एफ बी बराबर है, मतलब फंक्शन की वैल्यू बी पे भी बराबर है, तो बी पे भी इसी के इक्वल है। तो ये एफ ए भी यही होगा और हम बोल सकते हैं कि एफ बी भी यही होगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल आ गए, एफ ए और एफ बी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये बताओ कि ये पॉइंट जो हमारा एफ ए का है और एफ बी का है, ये बोला कि इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई एफ ए से एफ बी अगर जाना है, एफ ए से एफ बी जाना है, तो देखो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मतलब एक पॉइंट से बी पॉइंट पे अब हम लोगों को जाना है। ठीक है, तो ए से बी पे जाने के देखो तरीके क्या हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा या तो ये क्या चला जाए ऐसे, अब मान लो इसको जाना है, तो कहीं ना कहीं देखो अगर जा रहा है ये ए से बी पे पहुंचना है और बी पॉइंट यहीं पे है, तो सीधी सी बात है या तो सीधे जाएगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा, या नीचे की तरफ जाएगा। तो मान लो अगर ऊपर के साइड गया तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसको बैक होना पड़ेगा, मतलब टर्न लेना पड़ेगा। कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे इसको टर्न लेना पड़ेगा। सिमिलरली बी पे अगर हम देखें, नीचे से अगर जा रहा है, तो नीचे से भी अगर जाए तो अगेन जाते जाते मान लो यहां तक आ गया, फिर उसको बैक टर्न लेना पड़ेगा ऊपर की तरफ, मतलब पहले नीचे आया फिर ऊपर टर्न लेना पड़ेगा सो दैट ये बी पे पहुंच जाए। और तीसरी बात क्या होगी कि या तो भाई सीधा चला जाए। ठीक है, फाइन। अब देखो इन तीनों ही केसेस को हम लोग देखते हैं। तो देखो अगर ऊपर गया ये, तो मान लो यहां तक पहुंच गया, तो सीधी सी बात है भाई कि अब अगर ये यहां तक पहुंचा है और कंडीशन क्या गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी में। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है, और कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि सीधे मैं अगर पेन से ड्रॉ करना चाहूं, जो जनरल डेफिनेशन थी कि हम लोग पेन से अगर ड्रॉ करें तो बीच में ग्राफ कहीं ब्रेक ना हो, मतलब सीधे बिना पेन उठाए एक बार हम लोग ग्राफ बना लें, तो वैसा काम करना है, पहली चीज। दूसरी बात डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल की क्या बात होती है, डिफरेंशिएबल का मतलब हम लोगों ने समझा था, मैंने एक केस बताया था डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाते वक्त कि फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी स्टीप कर्व अगर मिल जाए, मतलब डायरेक्ट तुरंत अगर ऐसा टर्न मिल जाए, मतलब एक कॉर्नर मिल जाए, स्टीप कॉर्नर, जहां पर बिल्कुल कॉर्नर एज आ जाए, तो एज वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है फंक्शन। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एज हम लोग शार्प कॉर्नर नहीं बना सकते। तो शार्प कॉर्नर नहीं बना सकते मतलब कुछ कर्व वाला पाथ होगा, तो कर्व वाला पाथ कुछ इस तरीके से हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो अब देखो अगर ऐसा पॉइंट है तो यहाँ पर एक पॉइंट ये एक ऐसा आएगा जो कि क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ये पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा, सपोज ये पॉइंट हम लोगों ने बोल दिया कि यही पॉइंट सी है, तो ये सी पॉइंट जो है ये क्या होगा, देखो ध्यान से, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स की अगर बात करो तो जीरो आएगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है टेन थीटा, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन जीरो जीरो हो गया, मतलब कि dy बाई डी एक्स जीरो हो गया। और dy बाई डी एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है, सी पॉइंट पे है मतलब एफ डैश सी, तो यही पॉइंट ये जो वैल्यू है ये क्या है, एफ डैश सी की वैल्यू है, और ये क्या आ गई, देखो जीरो आ गई, मतलब कि हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली अगर नीचे से जाओगे तो भी देखो ऐसा ही केस बनेगा, फिर से वही बात आएगी कि सीधा ग्राफ बनेगा बिना टर्न के। ये पॉइंट है, फिर से ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल रहा है जिसके लिए वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। उसके बाद देखो अगर बीच से जाते हैं तो बीच से अगर सीधा भी चला जाओ, सीधा भी चाहो जाना, तो क्या होगा, देखो अगर सीधा गया तो फिर तो हर पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, क्योंकि देखो स्लोप क्या है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, तो हर पॉइंट पे स्लोप जीरो हो गया। तो एक तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे बोला क्या था कि एटलीस्ट 1 सी, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि भाई 1 एक कम से कम
मतलब हम लोगों ने 1C के लिए देख लिया कि एक सी तो कम से कम ऐसा है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखो कुछ ऐसा केस भी बन सकता है, जैसे मैंने ये बोला कि देखो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं हम लोग इस तरीके से, हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट्स भी ऐसे मिल जाए जिसपे कि स्लोप हमारा 0 आ रहा हो। कैसे आ रहा होगा वो देखो, कुछ इस तरीके से ग्राफ हो सकता है कि मान लो हम लोगों ने स्टार्टिंग यहाँ से की और कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी अगर है हमारे पास तो भी इसके लिए भी हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि ये पॉइंट एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये पॉइंट अगर ए है हमारा मान लो और ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे दोनों पे देखो इक्वल है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। फंक्शन की वैल्यू ए और बी दोनों पे इक्वल आ रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात देखो, ये पॉइंट देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्लोप 0 है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स 0, यहाँ पे भी डीवाई बाई डी एक्स 0। तो चीजें ऐसी भी हो सकती है कि एक से ज्यादा भी मिलेगा, मिनिमम एक तो मिलना ही है, ये कंडीशन, ये हमारा रोल्स थ्योरम का बोलना है कि मिनिमम एक तो मिलेगा ही, एक से ज्यादा भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट और ग्राफिकल अप्रोच था रोल्स थ्योरम का। अब बाकी इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जिससे कि हम लोग समझ पाए कि रोल्स थ्योरम पे कैसे क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस। जैसे कि देखो हमारा सबसे बेसिक सा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि दोस्त वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक फंक्शन एफ के लिए रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना होता है। तो जैसे एक फंक्शन हमारे पास एक मान लो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, जो जिस पर्टिकुलर हम लोग को डोमेन में देखना है वो डोमेन क्या है, 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई डोमेन में हम लोग को चेक करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स की बात क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले देखनी होती है डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। तो देखो साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स हम बात करते हैं कि रियल, मतलब रियल नंबर के सेट पे हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ई टू द पावर एक्स भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है, जो कि डोमेन देखेंगे तो हम इसी में आएगा। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का भी, तो मतलब कि ये डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस तो है और डिफरेंशिएबल भी है उसी तरीके से। ठीक है, साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शंस को हम लोग मान लो कि ये क्या हो गया, जी एक्स अपॉन एच एक्स टाइप का फंक्शन हो गया ना, जी एक्स अपॉन एच एक्स टाइप का। और ये हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था रूल कि अगर जी एक्स और एच एक्स अलग अलग, दोनों अलग अलग अगर डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो पूरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो मिल गई। अब बाकी आते हैं हम लोग किस पॉइंट पे, देखो ये हम लोग कोई वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, ए कॉमा बी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और बी की वैल्यू हो गई पाई। तो मतलब हम लोग को फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालनी है। एफ 0 तो देखो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 आ गया। अच्छा, एफ ऑफ पाई क्या हो गया, साइन पाई भी 0 होता है तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब कि एफ 0 इज इक्वल टू एफ पाई आ गया। और फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है एट 0, पाई क्लोज इंटरवल, और एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी को अगर ऐसे चेक भी करना चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, देखो डिफरेंशिएट करके। ठीक है, डिफरेंशिएट करके करना चाहो तो भी कर सकते हो। मान लो एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स निकालो। अब मतलब क्या हुआ, देखो हम लोग को ये पता चलिए कि ये यहाँ पे रोल्स थ्योरम वेरीफाई तो हो जाएगा। अब हम लोग को मान लो वो पॉइंट निकालना है, मतलब जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है, तो करेंगे क्या, देखो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब कॉस एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स, मतलब e टू द पावर एक्स अपॉन e टू द पावर एक्स का स्क्वायर। अब क्या बोला था, रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाई हो रहा है, मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर रोल्स थ्योरम को हम लोग देखें तो एफ डैश सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोई एक ऐसा पॉइंट देखना है जहां पर ये वैल्यू 0 हो, तो वो पॉइंट कैसे मिलेगा हम लोग को, देखो इस पूरे वैल्यू को क्या करो, 0 पुट कर दो। तो जब एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एफ डैश एक्स को 0 करो, तो देखो ये वाली क्वांटिटी, ये e टू द पावर एक्स कभी 0 होगा नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर वाला टर्म 0 होगा। अब न्यूमरेटर में भी देखो अगर
तो ये e टू द पावर x कॉमन लेकर के बाहर कर दो, क्या बचा cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। अच्छा cos x माइनस साइन एक्स अगर 0 है इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि tan x की वैल्यू 1 हो। और tan x 1 कहाँ 0 टू पाई इंटरवल की अगर हम बात करें तो tan x 1 हम लोग को कहाँ मिलता है, tan x 1 होता है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 ये वैल्यू जो होगी डिफरेंशिएशन की इसकी वैल्यू 0 आएगी। दैट मीन्स द सी ऑफ रोल्स थ्योरम, हम बोल सकते हैं कि द सी ऑफ रोल्स थ्योरम इज x इज इक्वल टू पाई बाई 4 फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, रोल्स थ्योरम का जो c होता है जिस पॉइंट पे f डैश c 0 होता है वो वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था हमारा पहला। आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 प्लस एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, 3 प्लस एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 बाई 3। ठीक है, चेक किस पे करना है, 1,3 क्लोज इंटरवल में। तो अगेन यहाँ पर देखो इस पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलो डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी एक बार चेक कर दें। तो एफ डैश एक्स चलो निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स देखो ये तो 0 हो गया 3 का, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 बाई 3 माइनस 1 हो गया। या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 बाई 3 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 टू द पावर 1 बाई 3। तो डायरेक्टली देखो इस फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 आ गया। तो अगर ये x इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब है कि एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 ऐसा आएगा जिसपे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि हम लोग को चेक किस पे करना है, 1,3 पे। तो 1,3 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसपे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 2 हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें हम लोगों ने देखा कि रोल्स थ्योरम अप्लाई कर ही नहीं सकते हम लोग। बेसिक्स है हमारे, बेसिक्स पे जाओगे तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। ये है कि f की वैल्यू क्या दी हुई है, fx की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू हम लोग को दी हुई है और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट का सिंबल देखो ये होता है उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट 0,1 पे कोई एक वैल्यू होगी x की। ठीक है, कोई एक c ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 0,1 के बीच में एक ऐसा c होगा जिसके लिए सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वेश्चन जनरली देखोगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन जनरली एफ डैश सी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहाँ पे एफ सी 0 लिखा है। तो देखने से लगेगा कि भाई रोल्स थ्योरम तो यहाँ पे कैसे यूज हो, लेकिन यहाँ पे ये रोल्स थ्योरम से चीजें होंगी आसान। क्यों होंगी आसान, देखो यहाँ पर ये बोला कि एफ सी की वैल्यू 0 हो। अच्छा एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो मैं एक अलग फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जी एक्स, कोई एक फंक्शन मैंने जी एक्स बनाया, वो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन मैंने बना लिया जी एक्स जो कि क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो वो फंक्शन क्या होगा, देखो इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स को, मतलब कि हम लोग 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा x टू द पावर 4, ये हो गया माइनस एक्स क्यूब और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस एक्स। ठीक है, c की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि जनरल फंक्शन की हम कांस्टेंट टर्म की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं डालेगा इस पे। gx की हमने ये बात करी। तो एक बात बताओ, ये जो gx है, इस gx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर gx जो है वो क्या है, fx का इंटीग्रेशन है, मतलब अब हम लोग क्या करें, अगर gx को डिफरेंशिएट करें तो fx मिल जाएगा।
gx को डिफरेंशिएट करने पे fx मिल जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे देखो कहानी बदल गई, f डैश x क्या है, gx है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट अब बोला है कि एफ सी इज इक्वल टू 0, तो हम एक कोई पॉइंट ऐसा चेक कर ले इस पे gx पे जहां पे वैल्यू 0 आ रही हो, gx पे एक पॉइंट ऐसा चेक कर ले, ठीक है। gx को हम लोग चेक कर लें कि रोल्स थ्योरम के बारे में बात हो रही है नहीं, तो gx को अगर चेक करेंगे तो यहां से हम लोग रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, एफ सी अगर 0 है तो f को हम लोग क्या बोल सकते हैं, g डैश x है, g डैश x एफ एक्स है। तो अगर एफ सी की हम बात करें तो ये क्या होगा, g डैश सी की बात होगी। अगर एफ सी को 0 प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ कर दो कि g डैश सी 0 है। तो g डैश सी अगर 0 है, इसका मतलब है कि इस gx फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि कोई एक सी ऐसा मतलब बोल रहा है कि है, तो मतलब रोल्स थ्योरम अप्लाई होना चाहिए अब किस पे, gx पे। तो चलो gx पे देख लो, तो सीधी सी बात है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं है, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी उसी तरीके से देख सकते हो, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चेक करने पे वैल्यूज पे, 0 to 1 पे चेक करना है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 और 1। एफ एट 0 निकाल लो, सॉरी जी एट 0 निकाल लो, क्या आएगा देखो, ये पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। जी एट 1 निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, फिर माइनस 1 और प्लस 1 0, तो मतलब g0 इज इक्वल टू 0, g1 आ गया। और उसके साथ साथ डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस है ही, इसका मतलब रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई हो गया। तो दैट मीन्स कि यहां से ये प्रूफ भी हो गया कि एक सी ऐसा है जिसके लिए एफ सी इज इक्वल टू 0 आए। अब वो सी की वैल्यू कौन सी है, इसको फैक्टराइज करके अब अपना जो भी होगा उसको हम लोग देख सकते हैं कि किस वैल्यू पे ऐसी बात हो रही है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और जिसको कि डायरेक्टली जिससे नहीं समझ में आया कि रोल्स थ्योरम है यहाँ पे, बट रोल्स थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन आसान हो पाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अभी और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, सामने दिख रहा होगा, इट इज गिवन दैट फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है। रोल्स थ्योरम होल्ड्स, ठीक है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे सी की वैल्यू क्या है 2 + 1/√3 और ए और बी निकालना है हम लोग को, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग को बोल दिया, देखो एफ एक्स लिख लेते हैं पहले तो एफ एक्स देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान है। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 1 to 3 में है, क्लोज इंटरवल 1 to 3 की बात हो रही है, और ये भी लिखा हुआ है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, मतलब वेरीफाई कर रहा है, तो अगर रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F3 होगा, सिंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रहा है, इसलिए F1 इज इक्वल टू F3 होगा। देखो FA इज इक्वल टू FB होता था, क्योंकि तो वैल्यू पहले रख लो यहाँ पे, तो वैल्यू अगर रखोगे F1 रखो तो F1 क्या आएगा, देखो 1 प्लस ये हो गया B और फिर आ गया A इज इक्वल टू 3 रखो तो 27 प्लस 9B प्लस 3 ये हो गया, ठीक है। यहां से ए बी में एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, वो इक्वेशन क्या होगी, देखो 3a माइनस ए गया उधर तो 2a बन गया, ये हो गया प्लस 8b प्लस 20, और सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो ये हो जाएगा a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पे रोल्स थ्योरम अगर वेरीफाइड है और लिखा क्या हुआ है कि c की वैल्यू 2 + 1/√3 है, c की वैल्यू क्या है 2 + 1/√3, ये गिवन है। तो ये C कौन सा होगा, देखो C वो है जिसके लिए f डैश x 0 हो, मतलब f डैश C 0 होना चाहिए। तो पहले तो f डैश x निकाल लो, f डैश x देखो क्या होगा, f डैश x हो जाएगा ये 3x स्क्वायर आ गया प्लस 2bx प्लस a,
ठीक है। अब सी की वैल्यू अगर हम लोग रखें, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश सी क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2b 2 प्लस 1/√3 प्लस a इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से हमें आ गई। तो ये देखो, अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 ये स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3 हो गया। ठीक है, प्लस इधर आओ तो ये हो गया 4b प्लस 2b/√3 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर आगे देखते हैं क्या होगा। देखो ये तो देखो, ये तो हो गया 13/3 था ये पूरा, ये इतना 13/3 है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, 13 बचेगा यहाँ से। तो ये आ गया 13। फिर देखो यहाँ पे 3 इंटू 4/√3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4√3। तो ये हो गया प्लस 4√3। ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा 4b ये है और a ये है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो a प्लस 4b एक साथ लिख रहा हूं। ठीक है, a प्लस 4b मैंने एक साथ लिख लिया, 4b और a ये वाला एक साथ। अब ये क्या है, 2b/√3 अलग से है, तो प्लस 2b/√3 कर दो इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो a प्लस 4b की वैल्यू क्या है, -13 है। a प्लस 4b हमारा -13 है। तो जैसे ही यहाँ पे -13 रखोगे a प्लस 4b की जगह पे, तो ये 13 और -13 हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, 4√3 प्लस 2b/√3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -6। जैसे ही b -6 आया तो यहां पे रख लो, b -6 है तो ये कितना हो जाएगा, -24 प्लस 13 मतलब -11। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 11। a 11 हो गया और b -6 हो गया इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट रोल्स थ्योरम का। इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को समझा कि क्या होता है रोल्स थ्योरम, और इस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। सो आई होप कि ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर देना, उसको मैं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ ये वीडियो से क्या सीखे हो, क्या अच्छा लगा, ठीक है, इसको एक बार कमेंट में मेंशन जरूर करना। थैंक यू।